जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज मैं एनसीईआरटी चैप्टर के कक्षा 10 के एनसीईआरटी किताब है उसके चैप्टर 10 का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर से 10 सवाल कराने वाला हूँ। 10 सवाल का ऑब्जेक्टिव जवाब देने वाला हूँ और ऑब्जेक्टिव सवाल के जवाबों से आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी आपकी। आप वीडियो को कंप्लीट और जरूरत पड़ने पर 2-3 बार जरूर देखें। पहला सवाल है कि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी होने पर प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को प्रकाश का कौन सा प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास चार। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें से आंसर देंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का विवर्तन। दोस्तों प्रकाश की अपनी ये मेंटल अपनी गुण होती है कि वो सीधी रेखा में गमन करेगी। इस तरह से सीधी रेखा में गमन करेगी, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो। प्रकाश पुंज की जो किरणें होती है वो असंख्य मात्रा में सीधी रेखा में गमन करती है, वो कभी टेढ़ी नहीं होती है। बट अगर कोई इस तरह से छोटा सा ऑब्जेक्ट उसके रास्ते पे आ जाती है तो क्या होता है, तब क्या होगा। तब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी, बट जो प्रकाश उससे जो प्रकाश की किरणें उससे टकराएंगी वो सीधी रेखा में ना जाके इसके किनारों से होते हुए हल्का सा मुड़ जाएगी और ऐसे फिर कट जाएगी, फिर इससे वो सीधी जाएगी, यानी कि वो सीधी ही जाती है ऐसे करके। ये जो गुण है इसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। इसका छाया भी बहुत छोटी बनती है, छाया बहुत धुंधली सी बनती है, आंशिक रूप से इसकी छाया बनती है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने लगती है और इस प्रवृत्ति को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए यह प्रकाश की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। इसमें विवर्तन जैसी परिघटनाओं को समझाने में दिक्कत होने लगती थी। ठीक है, फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसा हो गया कि प्रकाश की जो द्रव्य है वो अन्योन्य क्रिया के साथ विवेचन प्रकाश का तरंग सिद्धांत पर्याप्त नहीं है। ठीक है, और वह कणों के जैसा प्रवाह करता है, बहता है कणों के जैसा, यानी कि कुछ गुण में प्रकाश को कण के जैसा मानने लगा और कुछ में तरंग के रूप में। इसीलिए तो प्रकाश को दोहरी प्रक्रिया भी हम पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो कमी है, इस कमी को दूरी किया आके प्रकाश का जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है उसने उसने क्या किया कि प्रकाश को ना तो वो तरंग माना और ना ही कण, है ना। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो स्थापित किया और उसके बाद उन दोनों ने सारे गुणों को मिलकर सुलझाया और इसी को बोलते हैं प्रकाश की दोहरी प्रक्रिया। चलिए इसके विषय में आप फिर अगले वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस तरह से हमारा अगला सवाल है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम निम्न के लिए कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है उसके लिए कौन सा कथन ये सही है। ऑप्शन है आपके पास चार। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अपतन कोण परावर्तन कोण के दोगुना होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के आधा होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मध्य कोई संबंध ही नहीं होता। तो देखिए इसमें से आप देखेंगे कि ऑप्शन जो ए है इज द राइट आंसर, कि आपतन कोण जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे डिनोट करते हैं एंगल आई से, और परावर्तन कोण बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे डिनोट करते हैं आर से। ये दोनों आपस में बराबर होता है, बड़ा वाला बराबर से बराबर होता है। ये हम बराबर नहीं माने इक्वल नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं। देखिए इसका एक फिगर है, इस फिगर के थ्रू आप और आसानी से समझ पाएंगे। अगर इधर से कोई आपतित किरण आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, और
तो वो किसी मिरर पर या फिर परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के बाद वो ऐसे होते हुए फिर रिफ्लेक्टेड हो जाती है, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ये जो बनती है, किरण बनती है, ये उस पर डाला गया है, यानी कि ये मिरर है, इस पर अगर 90 डिग्री में अगर एक अभिलंब डाला जाए, ये एक अभिलंब डाला जाए, इसको अभिलंब बोला जाता है, अभिलंब डाला जाए तो ये अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को बोलते हैं आपतित कोण यानी आपतन कोण, और अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होता है। जो जो ये एंगल बढ़ेगा, ये भी ऐसे बढ़ते जाएगा, जो जो ये घटेगा, वैसे वैसे ये भी घटते जाएगा। ये है आपतन का, सॉरी, परावर्तन का पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अगला सवाल, गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ, परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी कि ऐसा 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 अगर कोई ये है तो इसको बोलते हैं कलई। ऐसा कोई अगर ऐसा दर्पण होता है और इधर से इसको ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, तो ये जो होता है ना, इधर वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है परावर्तित, इसको बोला जाता है परावर्तित परावर्तक पृष्ठ, यानी कि इधर से अगर कोई रे आएगा तो इधर से जाएगा, ये हो गया परावर्तित। यानी यहाँ से परावर्तित होता है किरण, यहाँ से किरण परावर्तित होता है तो इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, न कि इधर। परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब है इस साइड, इधर ये तो रंग किया हुआ रहता है, किया हुआ रहता है, जैसे हमारे आईने के पीछे जो कलर किया हुआ रहता है, ये हो जाता है। तो अगर ये बाहर की ओर वक्रित हो रहा है, देखिए गोलीय दर्पण दो तरह से होगा, या तो ऐसे मुड़ेगा या तो फिर ऐसे मुड़ेगा। हम गोला दो ही तरह से खींच सकते हैं, एक दाहिने हाथ से, एक उल्टे हाथ से, ठीक ना, एक सीधे हाथ से, एक उल्टे हाथ से। तो या तो कोई भी परावर्तक पृष्ठ इधर से मुड़ेगा या तो फिर इधर से मुड़ेगा। गोलीय दर्पण तो दो ही हो सकते हैं, एक इधर से या एक इधर से। तो और दोनों का नाम है, एक का नाम है उत्तल दर्पण, एक का नाम है अवतल दर्पण। अब हम ये देखना है कि जो अंदर की तरफ मुड़ता है वो क्या है, बाहर की तरफ मुड़ता है वो है। सवाल उसी पर है। हमारे यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन चारों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक ऑप्शन अपने आप हट जाएगा, जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस। चूंकि मैंने यहाँ लेंस की बात ही नहीं की है तो लेंस देना यहाँ बेवकूफी था, गलत था, खुद ही ऑप्शन ये गलत है अपने आप में। आपके पास है 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में आप देखेंगे एक राइट आंसर को, राइट आंसर इसका होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अगर वो बाहर की ओर वक्रित होता है, परावर्तक पृष्ठ अगर बाहर की ओर वक्रित होता है, देखिए ये उत्तल दर्पण कैसे बनता है। देखिए ये मैंने रंग कर दिया, एक मिरर था मैंने एक तरफ से रंग कर दिया, गोलीय दर्पण था इधर मैंने रंग कर दिया। अब इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है। अब देखिए कोई अगर रे आएगा तो इससे पार होगा, ऐसे तो ये इसका ये वो है, ठीक है। तो मैंने इस पर, तो ये जो ऐसा जो फिगर अगर बनता है तो वो रिफ्लेक्टेड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। परावर्तन का नियम कौन कौन से परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है। तो परावर्तन का नियम जो होता है वो कौन कौन से परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है। ऑप्शन है आपके पास 4, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, सभी पृष्ठों पर, अर्धगोलीय पृष्ठ पर। देखिए परावर्तन का जो नियम होता है वो सभी पर लागू होता है, ठीक है, सभी पृष्ठ पर लागू होता है। Thus C is the right answer, 3 is the right answer, ठीक है। तो सभी पृष्ठ पर लागू होता है, चाहे वो गोलीय दर्पण हो, समतल दर्पण हो, या तो फिर इस तरह से इरेगुलर हो, फिर सीधा हो, जैसा भी हो सभी पर वो बराबर होगा। देखिए हर जगह आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, हर जगह आप वही चीज कर सकते हैं। परावर्तन का 2 नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम की एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दूसरा एंगल आई, फिर अभिलंब, ठीक है, फिर अभिलंब, और तीसरा आपका एंगल आर। ये सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये 2 नियम है इसके, पहला और दूसरा, और ये दोनों जो नियम है वो सभी पृष्ठ पर लागू होते हैं, सभी पृष्ठ पर लागू होते हैं। चलिए मैंने अगला सवाल लिया है,
समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, उल्टा एवं बीम के साइज से बड़ा, आभासी, उल्टा एवं बीम के साइज से छोटा, वास्तविक, सीधा एवं बीम के साइज के बराबर, आभासी, सीधा एवं बीम के साइज के बराबर। ये वास्तव समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दैट मीन्स वो आभासी बन रहा है। ठीक है, सीधा बनता ही है और बिंब के साइज के बराबर बनता है। मतलब आप जो समतल दर्पण यूज करते हैं सवेरे शाम सवेरे जितना भी यूज करते हैं वो बिंब के साइज के बराबर बनता है। उसका चेहरा आप देख पाएंगे कि जो आपकी जो स्थिति होती है वो पीछे की भी स्थिति होती है, बस उसमें क्या होता है कि आभासी बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए मेरा अगला सवाल है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है। चलिए वही क्वेश्चन है, उसी का उल्टा वाला आ गया, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल लेंस? ये उत्तल लेंस तो होगा नहीं, लेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दर्पण की बात कर रहे हैं। बचे आपके पास तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन में आप इसके आंसर देने हैं और इसका आंसर आप निश्चित रूप से सही दे पाए होंगे, अवतल दर्पण। इसका आंसर आप निश्चित रूप से सही दे पाए होंगे, अवतल दर्पण। होता क्या है कि अगर कोई दर्पण होता है, अगर कोई दर्पण है और उसका इस तरह से रंग जो है वो बाहर की ओर ऐसे किया हुआ है, ऐसे अगर रंग उसका बाहर की ओर किया हो तो उसका परावर्तक पृष्ठ किधर हो गया? इधर हो गया। सारी रेज इधर से आएगी और वो रिफ्लेक्टेड इधर होगी, जिधर से अपना आएगी वो रिफ्लेक्टेड इधर से हो रही है सभी। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, एक गोले का ही ना भाग है। जो भी गोलीय दर्पण होता है वो एक गोले का भाग होता है। तो इधर गोले का क्या हो गया? केंद्र हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया। यही तो कहा है क्वेश्चन ने, अर्थात गोले के केंद्र की ओर अगर वक्रित है मतलब इधर ही अगर वो मुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये बंद हो जाता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जस्ट उसका उल्टा था, मैंने आपको पिछले सवाल में दिखाया कि वो ऐसे होता है और इधर रंग किया हुआ रहता है, इधर रंग किया हुआ रहता है, परावर्तक पृष्ठ उसका इधर से होता है, इधर से होता है, और वो गोला का भाग जो होता है वो इधर होता है, दैट मीन्स इधर, यानी कि इसका केंद्र कहाँ पे होगा? इस साइड पे होगा, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है उसके बाहर से होगा। आप चम्मच का उदाहरण ले लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। चम्मच क्या करता है कि उल्टा और सीधा दोनों तरफ से आप चम्मच को पकड़ेंगे तो आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का अच्छी तरीके से नॉलेज मिल पाएगा। चलिए मेरा अगला सवाल है इस तरह से, मेरा अगला सवाल जो है वो है छोटे द्वारक के, ठीक है, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों में वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच क्या संबंध है? छोटे द्वारक का जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, उसका वक्रता त्रिज्या r वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी f है, फोकल लेंथ f है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होता है और वो रिलेशन क्या है? ऑप्शन है आपके पास चार। पहला है f इक्वल टू 2r, r इक्वल टू 2f, f इक्वल टू r, f इक्वल टू f/2। तो इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप जानते हैं कि r जो होता है वो फोकल लेंथ का दुगुना होता है, मतलब 2 नंबर इज द राइट आंसर। चलिए देखिए कैसे होता है। मान के चलिए एक दर्पण है, ये एक दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है आप बता पाएंगे? ये उत्तल दर्पण नहीं है, अवतल दर्पण है। और ये जो भी गोलीय दर्पण होता है इसका ये खुद एक गोले का भाग होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये खुद एक गोले का ही भाग है। हटा देता हूँ और इस पर ये एक प्रकाशिक केंद्र मतलब C होता है और ये F होता है फोकस दूरी। ये जो C है यही C से यहाँ तक की जो दूरी होती है P तक की, यहाँ पे P होता है, ठीक है, यहाँ की जो दूरी होती है उसी को R बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाली और ये वाली दोनों की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, यानी कि F जो है वो 2 टाइम्स ऑफ F इज 2 टाइम्स ऑफ R। R का तो वो दुगुना हो रहा है, F इज इक्वल टू 2R, यानी कि हम 2 बार F लेंगे तभी जाके R पूरा होगा। तो ये F और R के बीच में संबंध यही है। चलिए दोस्तों, हुआ ऐसा कि मैंने एक बार बहुत ही मेहनत से बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने इस वीडियो को एक बार रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद टेक्निकल फॉल्ट आ जाने के बाद वीडियो के ऊपर एक इमेज आ गया, बहुत गंदा इमेज आ गया। मतलब गंदा इमेज कहने का सेंस है कि वो एक ऐसा चीज से ढक गया कि वीडियो आधी दिख रही है, वीडियो आधी दिख रही थी। और चूंकि आप जानते हैं कि
अभी मेरा चैनल नया नया है तो मैं इसको इस तरह का वीडियो डाल नहीं सकता, फिर मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। और जो दोस्तों एक बार जो मेहनत हो जाती है दूसरा बार करने में मजा ही नहीं आता, इसलिए इस वीडियो को फिर मैं ठीक से उतना कर नहीं पा रहा हूँ डिस्क्राइब। चलिए खैर ये सब बातों को छोड़िए, अगला सवाल है 8वां नंबर कि परावर्तक पृष्ठ के कलई का रंग हल्का होने की स्थिति में, कलई का रंग अगर हल्का हो रहा है तो प्रकाश का परावर्तन का नियम के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण आप दर्पण बिंदु के आपतन बिंदु पर दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण एक तल पर होते हैं परंतु दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के समानांतर होती है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य कोई संबंध ही नहीं होता और परावर्तक पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। दरअसल ये क्वेश्चन तो दरअसल ये क्वेश्चन तो परावर्तन का दूसरा नियम है, लेकिन इस पे एक लाइन के कंफ्यूजन के लिए जोड़ दिया गया, परावर्तक पृष्ठ के कलाई का रंग हल्का होने की स्थिति में अगर वो हल्का हो गाढ़ा हो उससे क्या लेना देना है, उसके रंग से तो कोई डिपेंडेंट है ही नहीं परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का दूसरा नियम जो है वही इज द राइट आंसर। तो क्या है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये है परावर्तक पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है। इधर से देखिए इंसिडेंट रे आ रही है और इधर से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। एंगल आई यहाँ पे बन रहा है चूंकि नॉर्मल यहाँ पर है, अभिलंब यहाँ पर है और एंगल आर यहाँ पे बन रहा है, ये आई है, ठीक है, और इस जगह पे बन रहा है और ये सभी जो है ना वो सभी एक ही तल पर है। दैट मीन्स आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखिए आपतनी बिंदु पर अभिलंब हो रहा है ना, जहां पे आ रहा है वहां पे अभिलंब, यानी कि दो किरणें ऐसे आती हैं, एक सरफेस पे ऐसे आके मिलती है, सरफेस पे ऐसे आके मिलती है, तो इस पर जो अभिलंब डाला जाएगा ये तो सभी तो एक ही पे ना, एक ही तल पे हुए ना, तो ये जो दूसरा नियम है वो है परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। आंसर जो होगा वो राइट होगा। जैसे कि आप इसमें भी देख पाएंगे, इस वाले फिगर में भी इधर से मैंने आपतित किरण डाला, इधर से परावर्तित किरण हो रही है और यहाँ पे ये अभिलंब डाला हुआ क्योंकि यहीं पर होती है, एक मिरर है इस पर, तो ये वाली जो पॉइंट है ये सभी कहाँ पे हुए, एक ही सरफेस पे हुए ना, ये वाली सरफेस पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरा 9वां सवाल है, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में बिंब जब सी पर हो, वस्तु जब सी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति क्रमशः होगी। देखिए तीन चीज यहाँ पे हमें पूछ रहा है। पहला, अगर वो बिंब पर हो, कोई भी सी पर हो, कोई भी बिंब अगर सी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति कहाँ कहाँ। ऑप्शन चार है, चारों ऑप्शन को एकदम ध्यान से पढ़ना है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ ही जाते हैं और आते ही हैं तो आप उसके चारों ऑप्शंस को बढ़िया से पढ़ लें ताकि आप इसको आंसर दे पाए। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। देखिए अवतल दर्पण से 6 कंडीशन से बनते हैं, कक्षा 10 में 6 कंडीशन से बनाया गया है और उत्तल लेंस से 6 कंडीशन से बनाया गया है। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन, उत्तल लेंस से 6 कंडीशन से, और उन 6 कंडीशंस का हम एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहते हैं, एक अवतल दर्पण में अलग से, एक उत्तल दर्पण में अलग से। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक तो करें ही करें ताकि मैं आपको इस तरह से और भी यूजफुल वीडियो दे सकूं। आप 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, दोनों ही वे में आपकी ये जो वीडियो है वो काफी हेल्पफुल साबित होगी। आप इस 10 सवालों का बहुत ही उम्दा तरीके से जवाब ढूंढ पाएंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखें, बुक को भी पढ़ें, बुक भी पढ़ें, एनसीईआरटी बुक तो है ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी, ठीक है। चलिए फिर तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि वो वीडियो लगेगी, ठीक है। आप हमें कमेंट करेंगे उस वीडियो के बारे में। फिलहाल इस सवाल पर हम लोग देखते हैं। ये जो सवाल है उसका आंसर यहाँ पे 4 खंड में 4 तरह से दिग्भ्रमित किया गया है। पहला है सी से परे, बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। फिर है एफ तथा सी के बीच, छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। फिर बोल रहा है सी पर समान साइज का, वास्तविक तथा उल्टा।
अनंत पर अत्यधिक बड़ा, आभासी तथा सीधा। देखिए ये जो जब भी अवतल दर्पण पर सी पर अगर कोई प्रतिबिंब रहेगा तो उसकी माने बिंब रहेगी, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगी वो सी पर ही बनेगी और उसी के बराबर बनेगी, बशर्ते वो उल्टा बनेगी। और वास्तविक बनेगी, वास्तविक इन द सेंस कि वो दर्पण के पीछे नहीं बल्कि दर्पण के सामने बनती है। अवतल दर्पण में सारे फिगर जो है, अवतल दर्पण में सारे फिगर सामने ही बनते हैं। बस एक कंडीशन में, जब वस्तु एफ और ई के बीच में होती है तब उसकी प्रतिबिंब जो है वो पीछे बनने लगती है, बड़ा बनती है, अत्यधिक बड़ा बनती है और वो क्या होती है, आभासी और सीधा बनती है। इस तरह के 6 कंडीशंस हैं, मैं आपको बताऊंगा, उसका एक सेपरेट वीडियो में ला रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से 3D मॉडल में इसी तरह से फिर उसको एडिट करते हुए। चलिए एक रे डायग्राम देख लेता हूँ। इससे रिलेटेड एक रे डायग्राम है कि ए बी वस्तु है, माना ए बी कोई वस्तु होती है, इससे अगर रे पड़ती है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर अगर ये पड़ती है, ठीक है, तो ये इधर से होती हुई एफ से कटेगी और इसका एक किरण ऐसे कटती हुई ऐसे कटेगी। ठीक है, ये एक किरण इधर से जाती है और एक किरण इधर से होती हुई जाती है और इन दोनों किरणों को जहां आपस में प्रतिच्छेद करती है, इस जगह पर प्रतिबिंब बनता है। हर कंडीशन में ऐसे तो असंख्य किरणें निकलती है, कोई भी वस्तु से असंख्य किरणें निकलती है, लेकिन अगर हम केवल 2 या 3 किरणों को अगर हम आपस में लेकर अगर चर्चा करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि क्या बोलते हैं, उसका प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति कैसी होगी, इस सारी चीज की पता चल जाती है। अगर हम 2 या 2 से अधिक लेते हैं तो सबसे मिनिमम 2 ही लिया जाता है, सामान्यतः 2 ही लेके काम करते हैं। तो मैंने भी 2 किरण यहाँ पे लिया है, कक्षा 10 से ही लिया है इस किरण आरेख को, कक्षा 10 के जो एनसीईआरटी बुक है, और उसी में देखिए कहा गया है कि अगर ए बी कोई वस्तु है, इधर से इसकी किरणों को अगर हम रे डायग्राम में ऐसे करके इसको ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके अगर हम इसको रे डायग्राम को ऐसे से ड्रॉ करते हैं, तो इसकी जो कटान बिंदु होगी, प्रतिच्छेदी बिंदु होगी, वहां पे इसकी प्रतिबिंब बनेगी। और ये प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि एडेस और बीडेस के रूप में बन रही है, सॉरी बीडेस और एडेस के रूप में बन रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने ए बी वस्तु को ऐसे रखा था, सीधा रखा था, बट ये बना उल्टा, बीडेस एडेस, तो ये क्या बन गया, उल्टा बन गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, इस सी द राइट आंसर। देखिए सबसे पहले तो सी पर बन रहा है, इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति की स्थिति कहाँ हुई, सी पर, प्रकृति की स्थिति सी पर हुई। ठीक है, समान साइज की हुई, देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये दोनों समान साइज पर, यानी कि वस्तु की जो साइज होगी वो समान होगी। वास्तविक तो हो ही रही है क्योंकि इधर बन रही है, अगर यही इधर बनती तो ये आभासी होती, और उल्टा तो है ही, उल्टा तो हम देख ही पा रहे हैं, हर हमेशा उल्टा ही बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में हर हमेशा प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक ही बनेगा, सिवाय एक कंडीशन में, जब मैंने आपको बताया कि एफ और पी के मध्य रहेगी, तो उस वक्त बहुत बड़ा भी बनती है और आभासी और सीधा भी बनती है। बस यही कंडीशन होता है जब इधर बनते, बाकी हर एक कंडीशन में ये उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, और ये आखिरी सवाल होगा इस वीडियो का, कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की दूरी जो होगा, समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पर होगा। इस सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी के साथ साथ मैंने इसको एक बार डिस्क्राइब भी किया है वह पिछले क्वेश्चन में, तो आप इसका आंसर खुद ही दे पाएंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपका कमेंट का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आप इस कमेंट में हमें बताएंगे 10वां नंबर के सवाल के बारे में। चलिए ठीक है, मैं इस पे 4 ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी की दोगुनी होती है, या फिर दर्पण के सामने रखी बिंब की दूरी के बराबर होती है, या दर्पण में के सामने रखी बिंब की दूरी की आधी होती है, या फिर कोई दूरी निश्चित होती ही नहीं है। आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ कि निश्चित दूरी तो कभी हो ही नहीं सकती। बच्चे आपके पास, अब बच्चे 3 ऑप्शन में आप हमें बहुत ही आसान तरीके से जवाब दे पाएंगे। मैं जानता हूँ इसका आंसर आप बहुत ही पॉजिटिव रूप से देंगे, मुझको आशा है, और इसका जवाब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये मेरा चैनल है जेएस स्टडी प्रो, कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।